दोस्तों, हरियाणा में एक हारी हुई बाजी जीतने के बाद मोदी और शाह अब हर कीमत पर महाराष्ट्र जीतना चाहते हैं। आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की फतेह, महाराष्ट्र की जीत अब एकमात्र लक्ष्य है, ओनली सिंगल टारगेट मोदी और शाह का। उसकी वजह यह है, और वजह बड़ी है, वजह यह है कि अगर हरियाणा के बाद महाराष्ट्र भी जीत लिया तो ये तय मानिए गुजरात लॉबी एक बार फिर से उतनी ही ताकतवर हो जाएगी जितनी ताकतवर 4 जून से पहले थी। भले ही लोकसभा में संख्या कम रहे, भले ही बैसाखियों पर सरकार हो नायडू नीतीश की, लेकिन अगर महाराष्ट्र जीत लिया, सबसे अमीर राज्य जीत लिया, हरियाणा जीत लिया, झारखंड भी जीत लिया, एक सिलसिला शुरू करना चाहते हैं मोदी और शाह। फिर बिहार भी जीतेंगे, दिल्ली भी जीतेंगे, ये टारगेट लेके चल रहे हैं। हर कीमत पर ताकत को बढ़ाना है, ये है लक्ष्य। अब इस ताकत को यूं तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे महारथी रोक रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं इस रथ के पहिए को रोकने की। लेकिन एक और शख्स है जिस पर सारा दारोमदार है मोदी और शाह को महाराष्ट्र में रोकने का, और वो शख्स हैं ये साहब राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता विपक्ष राहुल गांधी। अब दोस्तों, मैंने राहुल गांधी का जिक्र क्यों किया, कांग्रेस की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की बात क्यों नहीं कर रहा? मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे 2 मजबूत खंबे हैं, पिलर्स पहले से ही हैं महाविकास अघाड़ी में। लेकिन जो दारोमदार है वो कांग्रेस पर है। कांग्रेस पर इसलिए, अगर आप मुझे चंद सेकंड दें तो ये मैं नक्शा दिखाना आपको चाहता हूँ कि महाराष्ट्र को पहले समझते हैं 2 सेकंड में। महाराष्ट्र को अगर मैं कई हिस्से में देखूं तो एक हिस्सा विदर्भ का है, जिसे आप नागपुर वाला हिस्सा कह सकते हैं। एक हिस्सा जो है वो नांदेड़, औरंगाबाद, ये मराठवाड़ा का हिस्सा है। उसके बाद वेस्टर्न महाराष्ट्र है, पुणे का हिस्सा जो शरद पवार का हिस्सा है। फिर मुंबई है, कोंकण है, जो आप कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे का गढ़ रहा है। ऊपर खानदेश भी है। लेकिन ये जो ऊपर के जो आप देख रहे हैं 2 हिस्से, 2 रीजन्स, विदर्भ, नागपुर वाला विदर्भ जहां से गडकरी और फडणवीस आते हैं, जहां बीजेपी मजबूत बैटिंग करती रही 2014 से, ये जो एरिया, यहां पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है 2024 में। और कांग्रेस अगर यहां पर इस क्षेत्र में अगर बीजेपी को रोक देती है अच्छे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से, तो बाजी पलट सकती है। और बाजी तब पलटेगी जब विदर्भ के साथ साथ मराठवाड़ा में भी कांग्रेस को अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। ये जो 2 रीजन है, मराठवाड़ा और विदर्भ, इसको जरा सा आप गौर से देखिए। यहाँ पर विदर्भ में 62 सीटें हैं और मराठवाड़ा में 46 सीटें, 62 सीट्स, 288 में से 62 सीटें विदर्भ में, नागपुर के चारों तरफ, और उसके बाद 46 सीटें जो नांदेड़, लातूर, औरंगाबादी जो एरिया आपको दिख रहा है, 46 सीटें यहाँ हैं। कुल मिलाकर 108 सीटें। और ये वो बेस है जहां पर कांग्रेस बड़ी तेजी से ताकतवर होती चली जा रही है। और अगर कांग्रेस ने 2024 की तर्ज पर ये जो 4 जून को जो नतीजे आए थे, जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें ले गई महाराष्ट्र में, अगर कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने उस परफॉर्मेंस को दोहरा दिया, फिर से उतने ही रन बना दिए, तो एक चीज़ एकदम तय है, एक बात बिल्कुल तय है कि मोदी और शाह का जो रथ हरियाणा से जीतकर बहुत तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, इसको रोका जा सकता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस ऑफ राहुल गांधी की। क्या राहुल गांधी अंदरूनी झगड़े रोक पाते हैं? क्या राहुल गांधी, जो कई लोग सपने कांग्रेस में देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के, उनको समझा पाते हैं, कन्विंस करना पाते हैं? क्या राहुल गांधी महाविकास अघाड़ी के रथ को विदर्भ और मराठवाड़ा से निकाल कर आगे ले जा सकते हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में राहुल गांधी पर बात होगी, बात शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर भी होगी, लेकिन बात मैं करप्शन पर भी करूंगा, भ्रष्टाचार पे भी करूंगा, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ लिए। यकीन मानिए, जिस लेवल पर महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार जा चुका है, उतर चुका है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जिस तरह से बोलियां लग रही हैं, कॉरपोरेटर की बोली, एमएलए की बोली, विधायक की बोली, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में एक एक पोस्ट की बोली, जिस तरह से कांग्रेस ने एक आरोपों की लिस्ट जारी की है, अगर इसको आप देखेंगे
वाकई घबराहट होती है कि देश के सबसे अमीर राज्य की तिजोरी कैसे लूटी जा रही है। उस पर भी मैं आऊँगा, मोदी और शाह के प्लान पे भी आऊँगा, और आरएसएस किस तरह से पर्दे के पीछे हिंदुत्व की जो लौ है तेज कर रहा है, उस पर भी आऊँगा। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि महाराष्ट्र का आप कह सकते हैं जो इलेक्शन में आज का सीन है नामांकन से पहले, उसका एक पूरा का पूरा पोस्टमार्टम है। इसको ज़रूर देखिएगा। महाराष्ट्र के फैसले, महाराष्ट्र का मिजाज समझ आएगा। 3 बड़े खिलाड़ी हैं आज महाराष्ट्र के। अशोक वानखेड़े टाइगर हैं जो दोबारा महाराष्ट्र का दौरा करके लौटे, आज वो लाइव हो रहे हैं। सुधीर सूर्यवंशी हैं, कुछ खबरें उनके पास भी हैं आज जो शेयर करेंगे, साझा करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज़। और उमाकांत लखेड़ा भी होंगे। एक ओवरऑल 360 डिग्री पर्सपेक्टिव उनसे भी मिलूंगा। वीडियो को आखिर तक देखिए, महाराष्ट्र को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि देश की राजनीति को हरियाणा से कहीं ज़्यादा महाराष्ट्र बदलने जा रहा है। टाइगर, कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी कर दी है और ये लिस्ट में सारे रेट लिखे हुए हैं। अगर आप स्क्रीन पर लिस्ट देखेंगे, विधायक की खरीद 50 करोड़, कॉरपोरेटर की खरीद 1 करोड़, सीनियर ऑफिसर का ट्रांसफर कराना है तो 1 करोड़, सिविल सर्जन डॉक्टर का भी ट्रांसफर कराना है तो 25 लाख चाहिए। यहां तक कि परीक्षा पेपर अगर लीक हो रहा है तो उसमें भी 15 लाख, इंस्पेक्टर का पेपर लीक हो रहा है तो 15 लाख, और सरकारी नौकरी अगर ग्रुप डी की भी है, ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उसमें भी 7 लाख रुपए आपको हथेली पर रखने होंगे। क्या भ्रष्टाचार इस कदर पहुंच गया है? और यही स्ट्रेंथ है शिंदे सरकार की, ये जो कांग्रेस का आरोप है। दीपक भाई, वो रेट लिस्ट मैंने देखी, जिसने भी रेट लिस्ट दी बहुत कंजर्वेटिव दी है। ओहो, रेट इससे ज्यादा है। अरे बाप रे बाप। 50 करोड़ के रेट उनके लिए थे जिनके ऊपर ईडी सीबीआई का डर था। बिना ईडी सीबीआई वालों के लिए तो उससे भी ज्यादा पैसा है। महाराष्ट्र में जो रिश्वत जारी है वो 3 जगह जारी है। 3 राजनीतिक दलों को 3% 3% जो है वो डिपार्टमेंट के होते हैं, बिल निकालना, बाकी अप्रूव करना। 12% वो हो गए। और ये ऑटो रिक्शा सरकार है तो इसका ड्राइवर दिल्ली में बैठता है, 3% उसके, तो टोटल 15% तो रिश्वत के जा रहे हैं। जो काम करेगा वो कम से कम 15% मिनिमम अपना प्रॉफिट रखेगा, तो 30% जाने के बाद 70% में काम होता है। ये महाराष्ट्र के कई जगह तो पे क्या हम माने कि ये जो चुनाव है, जहां एक तरफ लाडली बहना योजना, मुफ्त योजना चल रही है, बर्तन जो है वो बांटे जा रहे हैं, थाली कटोरी गिलास बांटा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव है सबसे महंगा चुनाव लड़ा जा रहा है महाराष्ट्र? यकीनन ये चुनाव बहुत महंगा होगा, क्योंकि यहाँ पैसे का खेल होगा। देखिए, कई जगह पे क्या होता है दीपक भाई, ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में पैसा नहीं था, इसके पहले भी पैसा था। लेकिन क्या है, कुछ राजनीतिक दल है जहां इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं। ज्यादातर मैंने देखा कि पैसा खर्चा करने में शरद पवार भी थोड़े से कंजूसी करते हैं और उनके उम्मीदवार खर्चा करते हैं, लेकिन पवार साहब के तरफ से ऐसा कुछ नहीं जाता। और शिवसेना की जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वहां तो इनकमिंग है, आउटगोइंग तो बिल्कुल ही नहीं है, टाइट है बिल्कुल। लेकिन एकनाथ शिंदे ये बहुत पहले से, जब ये शिवसेना में थे तब भी इनका आउटगोइंग बहुत बढ़िया है, तो यहाँ खर्चा दिल से होता है। पिछले लोकसभा में यदि आप देखेंगे तो जो चुनाव पैसे से लड़ा गया बारामती में, जो पैसे से चुनाव लड़ा गया ठाणे में जी, ये 2 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पैसा ही पैसा चला। यदि मैं गलत नहीं हूं सुधीर भाई, यदि कोई और कॉन्स्टिट्यूंसी होगी तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये 2 तो मुझे पता है। महाराष्ट्र में आप कह रहे हैं कि पैसा ही पैसा चल रहा है। मुझे याद आ रहा है रंजीत सिंह, दिलीप सिंह जुदेव, छत्तीसगढ़ के बीजेपी के बड़े नेता, इन्होंने एक बार कहा था, हालांकि मरहूम है, उन्होंने एक बार कैमरे पे कहा था, तब मैं आज तक में था, उन्होंने कहा पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। और मुझे लगता है महाराष्ट्र में उन्होंने पूरा शेर सुनिए, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। खुदा से कम भी नहीं, पैसा खुदा से कम नहीं। सुधीर जी, टाइगर कह रहे हैं पैसा खुदा से कम नहीं, और इसी तर्ज पर सरकार चल रही। अगर पैसा दोनों हाथों से लुटाया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है तमाम मुफ्त योजनाओं में, तमाम और स्कीमों में, तो ये तो बता दीजिए कि महाराष्ट्र की तिजोरी का हाल क्या है। ये जो सरकार की तिजोरी है, जो हमारा, आपका, टाइगर का और लखेड़ा साहब का जो इनकम टैक्स का पैसा है पब्लिक का, ये जो तिजोरी में रखा है, तिजोरी के क्या हाल है? तिजोरी भरी हुई है देश के सबसे अमीर राज्य की,
या तिजोरी में भी सेंध लग गई है? व्हाट इज द पोजीशन महाराष्ट्र तिजोरी? दीपक जी, जो आप तिजोरी की बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले यहाँ का एक बड़ा अखबार है मराठी लोकसत्ता, उसमें एक कार्टून छपा था। उस कार्टून में तिजोरी दिखाई गई थी। तिजोरी के बाहर 3 लोग थे, एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, और तिजोरी में 10 रुपए पड़े थे। और 10 रुपए देख के वो तीनों बोल रहे थे, ये 10 रुपए में कितनी वोट हम और खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब महाराष्ट्र की राजनीति की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्या सिचुएशन है, उन्होंने वो कार्टूनिस्ट ने एकदम बराबर सटीक तरह से प्रेजेंट किया है। ये हो गई बात। दूसरी बात, महाराष्ट्र के ऊपर कम से कम 8.5 लाख करोड़ का कर्जा है। और ओहो, जो फाइनेंस मिनिस्टर 8.5 लाख करोड़ का कर्जा महाराष्ट्र पर है। सुनिए आगे साहब, हम तो आपके महाराष्ट्र को बहुत अमीर आदमी के तौर पे देखते थे कि भाई सबसे अमीर राज्य है, बड़ी उम्मीदों से देखते। आप कह रहे हैं तिजोरी खाली पड़ी, 8 लाख का कर्जा है। आगे सुनिए। और ये जो बजट हुआ सप्लीमेंट्री डिमांड, उसमें कम से कम 1.5 लाख करोड़ का कर्जा उठाने का प्रयोजन किया गया है, लाडली बहना और बाकी स्कीम के लिए। जो आने वाला जो भी गवर्नमेंट रहेगा उसको 1.5 लाख करोड़ लेना पड़ेगा। इसका मतलब महाराष्ट्र के ऊपर टोटल जो कर्जा है वो 10 लाख करोड़ हो जाएगा 2 महीने में। इसका मतलब 10-11 जो करोड़ की जो आबादी है महाराष्ट्र की, हर आदमी के सर पे 1 लाख कर्जा है। उनका 1 लाख रुपए छोड़ दीजिए, होम लोन छोड़ दिए, बाकी छोड़ दिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उनके ऊपर 1 लाख का कर्जा डाल दिया ऑलरेडी। ओके, इसका मतलब महाराष्ट्र की स्थिति खराब है, लेकिन अभी भी फ्रीबीज हो रही हैं। हालांकि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं, उन्होंने एक सेकंड किस्त जो है लाडली बहना की रोक दी है। लखेड़ा साहब, मेरा सवाल यह है कि लोकसभा का जब चुनाव हुआ था जून में, कुछ महीने पहले, उस वक्त हम देख रहे थे कि महाविकास अघाड़ी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस भारी पड़ गई थी। 48 में से 30 सीटें, 30 सीट्स, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि स्वीप जैसी स्थिति वो थी शरद पवार ठाकरे की। क्या आपको लगता है कि क्या आपको लगता है कि वो स्थिति बरकरार है, या बीजेपी हरियाणा जीतने के बाद रिकवरी के पोजीशन में बीजेपी इंप्रूव कर रही है हरियाणा जीतने के बाद? देखिए, मैं आपको एक बता दूं कि हरियाणा का जो नेचर है वो नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, महाराष्ट्र का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। हरियाणा में जो कांग्रेस था, कांग्रेस बड़े वीक विकेट पर थी, हालांकि मजबूत पार्टी है। एक छत्र राज था कांग्रेस का वर्षों तक वहां पर, उसके पास मजबूत नेता थे। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस से सीधी फाइट थी बीजेपी की। और जब ये कहा जाता है कि आज की तारीख में जब बीजेपी से कांग्रेस की सीधी फाइट होती है तो कांग्रेस वीक पड़ जाती है, जबकि महाराष्ट्र में ये सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के अलावा 2 बड़े प्लेयर हैं। वहां बाला साहब ठाकरे के पुत्र, शिवसेना के जो प्रमुख हैं यहाँ पर, उद्धव ठाकरे, वो उनको आप नजरअंदाज मत कर दीजिए। उनकी जो हैसियत है, उनका जो जज्बा है, वो बहुत जबरदस्त है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। और शरद पवार को आप उनकी जो कूटनीति है, चाणक्य है उनके, वो दोनों चीजों को वो कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, महाराष्ट्र में मैं किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर एक बात बता दूं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है निचले लेवल पर। तो सिचुएशन ये है कि एक तरफ ये चादर चारों तरफ से फटी हुई है, राज्य सरकार का खजाना खाली है, और जो भी सरकार आएगी, मैं तो ये बता रहा हूं अब कि जो भी सरकार आएगी वो कांटों का ताज उसके माथे पर होगा। और महाराष्ट्र जैसा प्रॉस्पर जो स्टेट है, समृद्ध राज्य है, उस राज्य में ये हालत होने वाली नवंबर के बाद कि तनख्वाह बांटने के पैसे नहीं होंगे। तो मैं अभी ये कह रहा हूं कि देखिए, जो जनरल परसेप्शन बता रहा हूं आपको कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे थी, टक्कर में नहीं है, लेकिन सिंगल डिजिट जैसा टाइगर बोलते थे बार बार, और वो बात उनकी सही साबित हुई। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि गुजराती लॉबी को
नजरअंदाज मत कीजिए, अंडरमाइन मत कीजिए। ये क्या खेल करेंगे, किस तरह से खेल करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र जीतने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, क्योंकि जो कमाई महाराष्ट्र में हो रही है वो कमाई इनको दूसरे राज्य में नहीं हो सकती। और अगर महाराष्ट्र इनके हाथ से लूज कर लिया इन्होंने, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो फिजा है एक बड़े राज्य को हारने की, वो फिजा झारखंड, बिहार, दिल्ली होते हुए आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है जी। ओके ओके ओके। आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एड़ी चोटी का जोर मोदी और शाह लगा रहे हैं, भले खजाना खाली हो, भले स्थितियां खराब हो, हरियाणा जैसी स्थिति हो, एंटी इनकम्बेंसी हो, कुछ भी हो, लेकिन मोदी शाह खेल करेंगे। गुजरात लॉबी इसी के लिए जानी जाती है। मैं जरा टाइगर के पास आ रहा हूँ। टाइगर भाई, गुजरात लॉबी को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? मोदी शाह को आपसे बेहतर तो कोई समझ ही नहीं सकता है। खुलकर बोलते हैं, समझते तो बहुत लोग हैं उनको, लेकिन बोलते बहुत कम है। आप बोलते हैं। ये बताइए कि जो मिस्टर लखेड़ा ने कहा, इन्होंने कहा कि साहब, चाहे महाराष्ट्र में शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे साहब हो, चाहे वहां पर मराठी बनाम गुजराती हो, चाहे तिजोरी खाली हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, जो कुछ कह लीजिए साहब, लेकिन मोदी और शाह को हल्के में मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए। देखिए दीपक भाई, जी। एक बात तो मैं उमाकांत जी की मानता हूं। मैंने हरियाणा में कहा था कि जनता चुनाव लड़ रही है, इसलिए मैं बाकी कोई चीजों को अंडरमाइन नहीं करता। लेकिन मुझे पता था कि जनता चुनाव लड़ रही है, लेकिन चुनाव में जो दूल्हा है, मतलब बारात तो बहुत बड़ी है, पूरी बारात साथ में है, लेकिन दूल्हा ही घोड़े से उतर के भाग जाए तो बाराती क्या कर लेगी? हरियाणा में ऐसा हो गया। महाराष्ट्र में हरियाणा की चुनाव भले ही जीत जाए बीजेपी, लेकिन भाजपा अंदर से जानती है वो चुनाव कैसा जीता गया। छोटे राज्य में उन्होंने एक खेल कर दिया, बड़े राज्य में एक खेल नहीं हो सकते। पॉइंट नंबर 1। दूसरी, हमारे यहाँ शरद पवार भी है, उद्धव ठाकरे भी है, और ये भी है, कांग्रेस भी है। लेकिन कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ेगी महाविकास आघाड़ी में, और बीजेपी ऑलरेडी एनडीए गठबंधन में ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। बैटलफील्ड जो है वो है विदर्भ और मराठवाड़ा। यहाँ पे यदि कांग्रेस गेन कर गई, या महाविकास आघाड़ी जिसको हम कहते हैं, या इंडिया गठबंधन यहाँ यदि एज कर गई, तो फिर सुपड़ा साफ है, ये बात तय है। लेकिन जो कॉशियसली अब काम कर रहे हैं बीजेपी, एक तो बीजेपी ने जो 99 की लिस्ट घोषित की, उसमें बहुत ज्यादा पहले चर्चा थी कि गुजरात मॉडल लागू किया जाएगा, बहुत सारे लोगों के टिकट कट जाएंगे। वो उन्होंने अवॉइड किया, क्योंकि उनको लगा कहीं ना कहीं विद्रोह होगा, और विद्रोह संभालने की स्थिति में भाजपा में आजकल कोई नहीं, ना अमित शाह की कोई सुनता, ना मोदी को कोई सुनता जो विद्रोह पे आता है। तो जो खासकर मराठवाड़ा में उन्होंने 16 सीटें दी। 16 सीटों में से जो सीटें हैं टोटल, उसमें से उन्होंने 10 मराठों को सीटें दी। 16 में से 10 मराठे। बाकी जगह कुछ शेड्यूल ट्राइब की सीटें हैं, तो वहां तो दे नहीं सकते। लेकिन 10 मराठी रिपीट करना मतलब, क्योंकि जरांगे फैक्टर ने मराठवाड़ा में सुपड़ा साफ कर दिया था, तो भी इन्होंने मराठा उम्मीदवार उतारे, खासकर हिंगोली, तुळजापुर, जिंतूर, नायगांव, बोरकर, फुलांबी, भोकरदन, परतूर और निलंगा, ओसा, इन तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब सवाल ये है कि उन मराठों के पीछे मराठे खड़े हो जाते हैं, या उन मराठों को गद्दार करार करके उनके खिलाफ वोट करते हैं। यदि मराठवाड़ा में कांग्रेस और शिवसेना ने ठीक उम्मीदवार दिए, तो इस बार सारी, मैंने इसीलिए कहा कि अभी कांग्रेस की लिस्ट आने दो, ठीक ठाक लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद तय होगा। बीजेपी ने तो अपनी लिस्ट घोषित कर दी, कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है। उसमें 1 to 1 मार्किंग, क्योंकि शिवसेना का स्ट्राइक, मुझे लगता है शरद पवार का स्ट्राइक रेट इसमें भी अच्छा रहेगा। लेकिन कांग्रेस में एक चौकड़ी है जो है दिल्ली में, वो बेचने पे तुली हुई है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने के लिए सभी तैयार हैं। वहां करार से पृथ्वीराज चौहान भी कपड़े पहन के बैठे हैं, यहाँ वडेट्टीवार भी तैयार है, बैठा है, उधर नाना पटोले भी तैयार बैठे हैं। फिर थोरात को लगता है कि यार मैं तो सीनियर हूं, मैंने क्या गलती करी। तो जैसा होता है कि भीख मांगने वाले पहले पहुंचते हैं गांव बसने के पहले, वैसी स्थिति हरियाणा में भी थी। गांव बसने के पहले भीख मांगने वाले आ जाते। अभी गांव बसा भी नहीं, भीख मांगने वाले पहले पहुंच गए, वह पहले आ गए। तो वैसे देखिए हरियाणा में क्या हुआ, चुनाव के नतीजे भी नहीं आए थे, मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई हो रही थी चुनाव के बीच में। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को, ये सारी, मैं फिर से कह रहा हूं, सारा खेल कांग्रेस के हाथ में। कांग्रेस ने यदि अपने अच्छी नियत के साथ चुनाव लड़ा, तो ये
पूरी महायुति 80-85 भी क्रॉस नहीं कर पाएगी, जो स्थिति है अभी महाराष्ट्र में। ठीक है, लाडली बहना अपनी जगह पे है, लेकिन महंगाई भयानक है। माइक्रो लेवल की जो बात कही थी उमाकांत जी ने, कई जगह संघ के कई आउटफिट बार बार हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए प्रयास है। पानी जिहाद, लव जिहाद, मिट्टी जिहाद, खाना जिहाद, पीना जिहाद, हर चीज को जिहाद लगा रखा है। किसी से हाथ मिलाओ तो हाथ जिहाद। कुल मिला के भाजपा का खेल ही जिहाद का है, वो सत्ता जिहाद है, वो सत्ता चाहती है। और जो भाजपा सत्ता नहीं आएगी तो जो भी सत्ता में आएगा वो सत्ता जिहाद हो गया, वो मुसलमान हो गया। क्योंकि इस देश में एक ही पार्टी है राजनीति की, बीजेपी, जो हिंदू की पार्टी है। बाकी तमाम राजनीतिक दल, चाहे उसमें हिंदू नेता हो या मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं होगा, तो भी वो हिंदू विरोधी और मुसलमानों की पार्टी बोली जा रही है। ये नरेशन महाराष्ट्र में डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। लाडली बहना का इंपैक्ट कुछ जगह पे होगा जहां 3-3, 4-4 जगह पैसे मिल रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज महंगाई का तड़का इतना जबरदस्त है। लेकिन आपको लगता है कि अगर कांग्रेस को एक मुस्लिम पार्टी की तरह प्रोजेक्ट किया जाए, साजिश रची जाए, आरएसएस वाले घर घर जाके जैसे जो उन्होंने हरियाणा में किया, उसी तरह का काम यहाँ करते कि साहब ये तो मुस्लिम पार्टी है, तो राहुल गांधी तो ऐसे हैं, राहुल गांधी वैसे हैं, तो क्या ये जो हिंदुत्व है इसको उद्धव ठाकरे इसकी काट नहीं कर सकते? डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहा क्यों काटता है? उद्धव ठाकरे को आगे करते हैं। सवाल है कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा प्लान ये रहता है दीपक भाई, वो दूसरे की क्रेडेंशियल्स को सवाल उठाते हैं, आपकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाते हैं। अभी देखिए, कल बड़े बड़े चैनलों ने जो देश को रखे आगे बोलते हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे की और इसकी फडणवीस की मुलाकात करवा दी। उसके पहले 15 दिन पहले भी एक मुलाकात करवा दी थी कि रात को जाके मिलाए। तो कहीं ना कहीं ये अविश्वास की भावना पैदा करते हैं। गॉट द पॉइंट। आ रहा हूँ फाइनल सवाल आप ही से पूछूंगा मैं। सुधीर जी, टाइगर जो उनका जो क्रक्स है वो ये है कि भाई अगर कांग्रेस कप्तान की भूमिका में है, महेंद्र धोनी की भूमिका में है, तो फिर कैप्टन्स नॉक खेलना होगा। जो दारोमदार है वो कांग्रेस के ऊपर है। कांग्रेस ने अगर खेल सही खेला तो ये वैतरणी पार, नदी पार हो जाएगी। शरद पवार तो कोशिश कर ही रहे हैं, उद्धव ठाकरे तो कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को जो है रन बनाने होंगे, कांग्रेस के ऊपर दारोमदार है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? तो कांग्रेस को फिर क्या करना है? बिल्कुल, अशोक बाबू ने सही चीज कहा। कांग्रेस को ही मेन रोल प्ले करना है, उनको ही सरकार लाने, तो उनको ही फाउंडेशन क्रिएट करना होगा। लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है 2014-2019 में, 2014 की हम जब बात करते तो मैंने खुद देखा है कि कांग्रेस के लोगों ने हथियार डाल दिए थे। वो मानसिक तौर से इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे थे। तभी भी कांग्रेस के 40 सीटें आई थी। 2019 में भी कांग्रेस के हाईकमांड, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, कोई यहाँ पे आए नहीं। उनको ऐसे लग, मेरे कांग्रेस के नेता से बात हो रही थी इलेक्शन के बाद में, जब कांग्रेस की 44 सीट आई, तो मैंने कहा कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही थी कि दिल्ली वाले इतना, बोले उनको लग रहा है कि 15 और 20 सीटें आएंगी। जब हमने बताया कि 44, वो तो सरप्राइज हो गए। तो बिना सेंटर के सपोर्ट, लीडरशिप के सपोर्ट, कांग्रेस का मिनिमम 40 to 50 सीट्स आना ही आना है महाराष्ट्र में, मिनिमम। अभी तो दूसरी बात है 2024 के बाद में क्या हुआ, राहुल गांधी की जो पद यात्रा हो और बाकी जो संविधान बचा, उससे क्या होगा, जो कांग्रेस का जो जनाधार था 10 साल में खोया हुआ, दलित, मुस्लिम और आदिवासी, वो वापस आ गया। जो उनकी जो बेसिन है विदर्भ, वहां पे उन्होंने बाउंस बैक कर लिया। मराठवाड़ा में किया, वेस्टर्न महाराष्ट्र में किया। विदर्भ में मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी की सबसे ज्यादा सीटें आएगी, उसमें कांग्रेस ही नंबर 1 रहेगी। मराठवाड़ा में बीजेपी काउंटर पोलराइजेशन कर रही है। जो भूपेंद्र यादव यहाँ पे बैठे हैं, सागर बंगला जो देवेंद्र फडणवीस का बंगला है, वहां पे जो छोटी छोटी जाति ओबीसी की, उनकी मीटिंगें ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा समुदाय जो मराठा, तुमको उन समुदाय को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो 3 मेजर रीजन है, मैं बार बार कह रहा हूं, वेस्टर्न महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, अपना विदर्भ, वो बिल्कुल महाविकास आघाड़ी की तरफ झुका हुआ है। ओके, ये जो आपने कहा कि वेस्टर्न महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ, ये जो आपने 3 एरियाज बताए, इसमें यहाँ पर कितनी सीटें होंगी 288 में से? अगर हम एक मोटा मोटा करें, कितनी सीटें होंगी? मिनिमम 150 सीट्स वहां पे होगी। 150 जी टाइगर। 62 विदर्भ की है, 46 मराठवाड़ा की है, ये 110। और फिर मुझे लगता है पश्चिम महाराष्ट्र की, सुधीर भाई, कितनी है?
60 का 50-60 का नजदीक हो गया। तो वो क्या, तो 150 पौने 200 सीट हो जाती है वहां से। टाइगर गॉट द पॉइंट। टाइगर कह रहे हैं कि चुनावी रणनीति को बेहतर करना होगा, मजबूत करना होगा, कहीं ढिलाई नहीं देनी होगी, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, जातीय समीकरण, सामने वाला किसको मैदान में उतार रहा है, हमें किसको उतारना चाहिए, वोट कैसे कटेंगे, वोट कैसे मिलेंगे, ये सारा कुछ जो है ये बहुत मजबूती से कांग्रेस को सोचना होगा और साथ में शरद पवार, उद्धव ठाकरे को साथ लेके चलना होगा। लखेड़ा साहब भाई जी जो बात टाइगर कह रहे हैं वही बात सूर्यवंशी साहब कह रहे हैं कि ये जी सारा गेम कांग्रेस पर डिपेंड करता है। कांग्रेस को टिकट अच्छे देने होंगे और हर आदमी, जो टाइगर कह रहे हैं कि बढ़िया झमाझम सफेद कुर्ता पहन के, चाहे नाना पटोले हों, चाहे वो थोराट साहब हों, चाहे वो चौहान साहब हों, चाहे कुछ उनसे भी छोटे नेता हो, हर आदमी कुर्ता पजामा बढ़िया झकाझक पहन के मुख्यमंत्री बनना चाहता है कांग्रेस से। ये कह रहे हैं ये सब छोड़िए, आप सीट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करिए, मैनेजमेंट ठीक करिए। देखिए, कांग्रेस सेंटर में भी बड़ी पार्टी है, लोकसभा में नेता विपक्ष है राहुल गांधी, और राहुल गांधी की जो इमेज है पिछले 1 साल से, और महाराष्ट्र जो मणिपुर से बंबई तक जो उनकी रैली निकली है, उनकी काफिला निकला है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसने बहुत बड़ा अंडर करंट महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में दिया है। मुझे लग रहा है कांग्रेस को उसका फायदा उठाना चाहिए। लेट्स कम टू द नटशेल, द बिजनेस ऑफ न्यूज टाइगर। और बिजनेस ऑफ न्यूज, खबर, और खबर यह है कि इस वक्त क्या कांटे की टक्कर है टाइगर, कांटे की टक्कर है, या महाविकास अघाड़ी ऊपर है या फिर महायुति नीचे है, बराबर आमना सामना है, कुछ हरियाणा जैसे होने जा रहा है, या महाराष्ट्र का जो मिजाज है वो महाराष्ट्र का मिजाज रहेगा, होने क्या जा रहा है टाइगर, असली बात पे आइए। 100 की सीधी बात बताइए, इस वक्त भले टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, ये मत कहिएगा मुझसे कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। अरे बोलने तो दीजिए, आपका सवाल समझ गया मैं महाराष्ट्र में, आपका सवाल समझ गया मैं, आप इतना मत करिए। सीधी सीधी बात है, महाविकास आघाड़ी को एज है और बहुत अच्छा एज है। 80% ऑफ महाराष्ट्र इस महाविकास आघाड़ी का बेटर ग्रुप ऑलरेडी विथ महाविकास आघाड़ी। सवाल वो नहीं है। सवाल अब ये है कि महाविकास आघाड़ी को बहुत बढ़िया एज है। अब टिकट आएंगे तो उसके बाद हम नंबर पे बात करेंगे। कांटे की टक्कर वाली बात ही नहीं है, कहीं कांटे की टक्कर वाली बात नहीं, ये बात भी तय है। लास्ट क्वेश्चन सुधीर जी, टाइगर ने बड़ी बात कह दी, उनका सब कांटे वाटे कुछ नहीं है, गुलाब ही गुलाब हैं, गुलाबों की टक्कर हो रही है, कांटों की टक्कर नहीं है, एज है महाविकास अघाड़ी को। आप सहमत हैं टाइगर से? बिल्कुल दीपक जी, एक ताश का जैसे एक खेल होता है, खेल में कोई बंदे को सब पत्ते जो ज्वाइन करने हैं वो सब आ जाते हैं, लेकिन उसको लगाने भी आना चाहिए, तभी वो जीत पाएगा। मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी में लगाने वाले सब पत्ते उनके हाथ में, अभी वो पत्ते कैसे लगाते उसके ऊपर उनकी विक्ट्री और डिफीट डिपेंड है। बड़ी बात कह दी आपने, कहा कि राहुल गांधी के हाथ में गुलाम, बेगम, बादशाह, ट्रंप सब कुछ है, नहला सत्ता अट्ठा भी है, पत्ते कैसे खेलेंगे, बाजी तो पत्तों से ही होती है। सही वक्त पे, सही चाल पे, सही पत्ता अगर राहुल गांधी डालते हैं तो बाजी पलट सकती। पत्ते अच्छे लेके खेल रहे हैं। मिस्टर लखेड़ा, आपने पिछली बार हरियाणा में कहा था कि साहब अंडरमाइन मत करिए मोदी और शाह को, और ये आप आखिरी दिन तक बोलते रहे। महाराष्ट्र के बारे में आपका क्या कहना है? वही डायलॉग पुराना कि अंडरमाइन मत करिए, अंडर एस्टिमेट मत करिए? मैं ये एक लाइन में जवाब। छोटे छोटे फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये कह रहा हूं कि महाराष्ट्र हरियाणा नहीं है, ये तो मैं बिल्कुल बात क्लियर कर रहा हूं। महाराष्ट्र में 3 हैवी वेट हैं, वो 3 हैवी वेट बता चुका हूं, शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं और कांग्रेस राहुल गांधी है। 3 हैवी वेटों के बीच में कोई बड़ा झगड़ा नहीं है, ऐसा कोई बड़ा झगड़ा नहीं है जिसका बीजेपी फायदा उठा सके। बीजेपी जो कोशिश करेगी महाराष्ट्र के चुनाव को कांटे की टक्कर में ले जाना, जो टाइगर के अनुसार कांटे की टक्कर नहीं है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बहुत आगे है, लेकिन बीजेपी की कोशिश होगी कि कांटे की टक्कर हो। और सबसे बड़ा खेल जो मेरे ज्ञान में है, मेरे संज्ञान में है, वो ये है कि 23 तारीख को काउंटिंग होगी, 27 तारीख तक आपको सरकार का गठन करना है। कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स हैं, इलेक्शन कमीशन की जो रूलिंग्स हैं, आप मुझे ये बताइए, इतना बड़ा महाराष्ट्र 248
सीटों वाला महाराष्ट्र, 288 इतना फैला हुआ महाराष्ट्र, आपने इतना टाइट शेड्यूल कर दिया कि पॉलिटिकल, जब सरकार फॉर्मेशन होती है तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, कंसल्टेशन होती है, मंत्रियों की समझ लिस्ट गया बनती लखेड़ा है। साहब, आपका जवाब समझ गया। फिर आप जी, वही तो मोदी और ऐसी शाह पर ले गए सिचुएशन कि भैया ये ऐसी जोड़ तोड़ सिचुएशन करने वाले में- लोग हैं, इनको आप हल्के में मत लो। ऐसी से- आप यही कहना चाह रहे हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं। आपने मशीनें भी बता दी, सिस्टम भी बता दिया, पैसा भी बता दिया। कुल मिलाकर उमाकांत लखेड़ा ये कहना चाह रहे हैं कि भैया अंडरमाइन मत करो, हल्के पे मोदी शाह को कभी मत लेना। और टाइगर कह रहे हैं कि नहीं साहब, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की जो तिगड़ी है, इनको एज है, ये आगे चल रहे हैं। सुधीर जी कह रहे हैं कि साहब पत्ते तो सब राहुल गांधी के पास हैं, सही समय पे सही चाल चलें, क्योंकि सामने मोदी और टाइगर जैसे, मोदी और चाणक्य जैसे लोग बैठे। टाइगर आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही समय देते रहिए, क्योंकि आप जैसा बोलने वाला, आप जैसा बेबाक, महाराष्ट्र को समझने वाला, महाराष्ट्र का हर वक्त दौरा करने वाला नगण्य है इस वक्त पत्रकार। तो आप आते रहिए। और लखेड़ा साहब, आपको पूरी आजादी है, मैंने कभी आपकी बात नहीं काटी, आपने कहा अंडर एस्टिमेट नहीं करे। मैं इस प्रोग्राम को आप ही के कथन पर समाप्त कर रहा हूं कि मोदी शाह को अंडर एस्टिमेट नहीं करिए। ये हमारे सबसे सीनियर मोस्ट लखेड़ा साहब बता रहे हैं कि अंडर एस्टिमेट भैया मत करना, हल्के में मत देना। सुधीर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला मुंबई से। थैंक यू सो